हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरमन लेक्चरर। आज हम लोग जो आपका क्लास 10 साइंस है उसका टेस्ट लेने वाले हैं। टेस्ट हमारा ये फर्स्ट है और आज हम लोग देखेंगे, देख लो आप लोग किसमें कितना है दम, कितना आप लोगों ने बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी की है। ये वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जितने भी क्वेश्चन है बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा VIMP है। ठीक है, आप लोग यहाँ से आप लोग 90% भी ला सकते हो अगर आप जैसा तैयारी किए होंगे। इस वीडियो में आप देख लो आपकी तैयारी कैसी है। बहुत सारे क्वेश्चन हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, पहला प्रश्न आप लोग देखो, पहले ही चैप्टर से है और आप लोग जल्दी से कमेंट कर देना। पहला प्रश्न आप लोग देखो जो कि लिखा हुआ है Fe2O3। ठीक है, Fe2O3 + 2Al गिव्स आउट हमारा Al2O3 + 2Fe। इसमें आपको बताना है जो ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। आपको केवल यह बताना है जो आपकी अभिक्रिया है वो किस प्रकार की है। ऑप्शन ए है हमारा संयोजन अभिक्रिया, बी है द्विविस्थापन अभिक्रिया एंड सी है आपका वियोजन अभिक्रिया एंड हमारा डी है आपका विस्थापन अभिक्रिया। तो आप लोग जल्दी से कमेंट कर दो ये कौन सी अभिक्रिया है। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आज के बाद आप लोग भूलना मत, क्योंकि ये बोर्ड परीक्षा के लिए VIMP क्वेश्चन है। बोर्ड परीक्षा में 100% पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहां आप लोग ध्यान से समझो। यहां केवल हुआ क्या है, जो Fe2 एंड O3 + 2Al, इसमें हुआ क्या है कि Al2 के साथ ये जो O3 है ये इसके साथ जुड़ गया है, यानी कि यहां से विस्थापन हुआ है इसके साथ। तो ये जो अभिक्रिया होगा ना, विस्थापन अभिक्रिया होगा। कौन सी अभिक्रिया होगा? विस्थापन अभिक्रिया। लास्ट में आप लोग कमेंट करना आपने कितने क्वेश्चंस का आंसर सही दिया है, कितने क्वेश्चंस का आंसर गलत दिया है, ताकि हम जान सकें कि आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। ठीक है, ये हमारे पहले चैप्टर का पहला क्वेश्चन है। आई होप कि आप लोगों ने सही आंसर दिया होगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखने वाले हैं। यहां आप लोग दूसरा क्वेश्चन देखो, कुछ समय रहेगा आपको आंसर देने के लिए, फिर मैं आपको बता दूंगा। देखो लिखा हुआ है जो सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या होती है। जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है उसमें जो अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या होती है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा है 2, ऑप्शन बी है 1 एंड ऑप्शन सी है 3 एंड ऑप्शन डी है 0। तो आप लोग जल्दी से कमेंट करो कि सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या होती है। जल्दी से आप लोग कमेंट करो, देखते हैं कितने लोगों का सही आंसर है। अगर आप सही आंसर दोगे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अगर गलत है तो फिर मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, देखो इसका सबसे पहले आप फार्मूला समझो, H2SO4। तो इसमें कितने हाइड्रोजन परमाणु हैं? 2 हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो 2 होगा। आई होप कि आप लोगों ने, बहुत सारे स्टूडेंट ने सही आंसर दिया होगा। आप लोग जम की तैयारी करो। बोर्ड परीक्षा के लिए आप लोग पूरी दिन रात एक कर दो, क्योंकि बोर्ड परीक्षा के लिए अब आपके पास ज्यादा समय नहीं है, 1 महीना बचा है या फिर उससे भी ज्यादा कम। ठीक है, उससे भी कम समय बचा है। तो आप लोग जितनी तैयारी करोगे उतना कम है। ठीक है, आप लोग रात को भी पढ़ो, दिन को भी पढ़ो, क्योंकि अब आपके पास ज्यादा समय नहीं है और सपने बहुत बड़े बड़े हैं। ठीक है, तो उन सपनों को पूरा करने के लिए पढ़ना पड़ेगा। अगला देखो, अगला हमारा क्वेश्चन है। अगला जो हमारा है उसमें क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सी धातु जो है अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है। यहां आपको बताना है, ये 4 ऑप्शंस हैं, इसमें से बताना है कौन सी धातु है जो अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर सकती। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा है Fe एंड बी है Zn यानी कि सी है Cu एंड Mg, यानी कि आपको Fe जो है हमारा फेरस यानी कि लोहा, Zn यानी कि जिंक, Cu से कॉपर एंड Mg से मैग्नीशियम। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन, जैसे आपका H2SO4 अम्ल है या फिर HCl हमारा अम्ल है, इसमें से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर सकती हैं। तो आप लोगों को मैंने पढ़ाया है सक्रियता श्रेणी या फिर विद्युत रासायनिक श्रेणी, उसमें जो इन चारों तत्व में से हाइड्रोजन के नीचे स्थित है, हाइड्रोजन जो है उससे नीचे स्थित है, वही जो है धातु में से अम्ल विस्थापित नहीं कर पाएंगे। अब आप लोग कमेंट करो इसमें से कौन सा आंसर सही है। आई होप कि आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, यहां जो Cu है ये अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर सकता। ये 3 क्वेश्चंस हो चुके हैं और आई होप कि आप लोगों ने 3 का 3 सही आंसर दिया होगा। ठीक है, मैं सभी का कमेंट चेक करूंगा। ठीक है, फिर यहां आप लोग देखो क्वेश्चन नंबर 4, जो ब्यूटेनोन है, ब्यूटेनोन में क्रियात्मक समूह होता है। मैंने आपको सभी समूह पढ़ा दिया है, आपको कीटोन समूह एंड आपका कार्बोक्सिलिक समूह, एल्डिहाइड समूह, सारे समूह को पढ़ा दिया। अब आप लोग बताओ जो ब्यूटेनोन है इसमें कौन सा आपका क्रियात्मक समूह है। ऑप्शन ए है सिंगल बॉन्ड CHO, ऑप्शन बी है सिंगल बॉन्ड OH, ऑप्शन सी है यहाँ सिंगल सिंगल यानी कि C, फिर डबल बॉन्ड O एंड ऑप्शन डी है हमारा सिंगल बॉन्ड COOH। यहाँ जो आपके हैं यहाँ आपके हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। ठीक है, तो अब आप लोग बताओ कि इसमें जो ब्यूटेनोन है इसमें क्रियात्मक समूह है,
जल्दी से आप लोग कमेंट करो, फिर मैं आपको सही आंसर बता दूंगा। आप लोगों को घबराने की बात नहीं है, मैं आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करता हूं, ठीक है। आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके 4 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंचाइए, ठीक है। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हम आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा वीडियो प्रोवाइड कर सकें। तो आप लोग जल्दी से कमेंट करो। आई होप कि आप लोगों को पता होगा, नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट को पता होगा। यहां जो हमारा है सी, यानी कि सी आपको इधर सिंगल सिंगल बांड लगाना है, फिर डबल बांड ओ, ये जो हमारा है यही हमारा है ब्यूटेन उनमें क्रियात्मक समूह। ब्यूटेन उनमें कौन सा है? कीटोन समूह है, कीटोन समूह का जो यही होता है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4। आई होप कि 4 क्वेश्चन तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग देखो, फटाक से कमेंट कर देना कि आपका कौन सा आंसर सही है। लिखा हुआ है कि जो आपका पायरुवेट के विखंडन में यह कार्बन डाइऑक्साइड या जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। तो आप लोगों के पास ऑप्शन ए है कोशिका द्रव्य में, बी है माइटोकॉन्ड्रिया में, एंड सी है हमारा हरित लोक में, एंड डी है केंद्रक में। जो ये प्रक्रिया है इन चारों में से किसमें होता है? आप लोग जल्दी से कमेंट करो। आप लोगों के लिए बहुत बड़ा टेस्ट है। अगर इसमें आप लोग कम से कम जितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, अगर आप लोगों ने 10 क्वेश्चन का सही आंसर दे दिया तो बहुत अच्छी बात है। 15 में से आपको कम से कम 12 क्वेश्चन जितना आप दे सकते हो, ठीक है। तो यहां जो आपका इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है। कितने स्टूडेंट ने सही आंसर दिया है कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। और फिर हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आप लोग कॉपी एंड पेन लेकर बैठो और सारे क्वेश्चंस पे आप लोग टिक मारो कि हमारा बी वाला सही है, ये वाला सही है। फिर आप देखो, फिर मिलाओ जो मैं बता रहा हूं उससे सही है या नहीं, ठीक है। फिर आप देखो कितना क्वेश्चंस कर पाते हो। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6 की पादप में जो जाइलम है वो उत्तरदायी है। जैसे जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे में 2 ऊतक पाया जाता है, एक तो जाइलम पाया जाता है, एक फ्लोएम पाया जाता है। तो यहां आपको बताना है जो जाइलम होता है वो उत्तरदायी है। जाइलम क्या करने के लिए पेड़ पौधों में पाया जाता है? ऑप्शन ए है जल का वहन, बी है भोजन का वहन, सी है अमीनो अम्ल का वहन, एंड डी है ऑक्सीजन का वहन। तो पादप में जो जाइलम होता है वो किसका वहन करता है? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ, फिर मैं आपको बताता हूं कि इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। बहुत ज्यादा वीआईएमपी क्वेश्चन है, बोर्ड परीक्षा में यहीं से क्वेश्चंस आएंगे। मैं 100% गारंटी लेता हूं कि ये सारे क्वेश्चंस बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये आपका एक टेस्ट भी है। तो यहां जो आपका है पादप में जो जाइलम है वो जल का वहन करने के लिए उत्तरदायी होता है, जल का वहन करता है, ठीक है। तो जल का वहन कौन करता है? जाइलम। और फ्लोएम क्या करता है? भोजन का वहन करता है। बस इतना याद रखो क्योंकि ये सारे बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में बायोलॉजी के लिए है कि डीएनए के दोनों तंतुओं को आपस में जोड़ता है। देखो जो डीएनए होता है, डीएनए में ऐसे 2 तंतु होते हैं, तो इन दोनों तंतुओं को आपस में कौन जोड़ता है? ऑप्शन आपके पास ए है हाइड्रोजन बंध, बी है आयनिक बंध, सी है पेप्टाइड बंध, एंड सी है डी है हमारा सहसंयोजी बंध। तो आप लोग जल्दी से बताओ कि डीएनए के दोनों तंतुओं को आपस में जोड़ते हैं। आई होप कि आपको पता होगा, नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको पता है तो जल्दी से आप लोग बताओ। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा, जो डीएनए के दोनों तंतुओं को आपस में हाइड्रोजन बंध जोड़ते हैं, हाइड्रोजन बंध आपस में जोड़ते हैं, ठीक है। याद है, याद हो गया ना? अब मत भूलना क्योंकि बोर्ड परीक्षा बहुत ज्यादा नजदीक है। अगर आप इतना भूलोगे तो फिर कैसे चलेगा? आप लोग सुबह उठकर याद करो, जितने क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे हैं सुबह उठकर आप 2 घंटे याद करो, रिविजन करो, जितनी चीजें पढ़ो आप, तो फिर आपको हमेशा याद भी रहेगा, ठीक है। आलस है तो आलस को दूर भगाओ और पढ़ने में मन लगाओ, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए जो एजुकेशन है, शिक्षा, क्योंकि आप पढ़ लिख कर बहुत आगे जा सकते हो, ठीक है। तो यहां आप देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 कि निषेचन, निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? देखो आपने पुष्प को देखा होगा और पुष्प का जैसे निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद या फिर परागण के बाद जो पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है, जो हम खाते हैं फल। तो ए हमारा है पुंकेसर, बी है वर्तिका, सी है हमारा अंडाशय, एंड डी है बीजांड। तो जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैंने आपको पढ़ाया भी है जीव जनन कैसे करते हैं उस चैप्टर में, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, फिर हम आपको बताते हैं। तो यहां जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं आपको इसका सही आंसर बताता हूं। इसका सही आंसर होगा अंडाशय। जो अंडाशय है, अंडाशय निषेचन के बाद जो पुष्प का अंडाशय का भाग है वो फल में बदल जाता है, ठीक है। तो यहां तक आपको क्वेश्चन नंबर 8 तक कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, समझ में भी आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। सारे क्वेश्चंस आप ध्यान से समझना, एक भी क्वेश्चंस आपको छोड़ना नहीं है क्योंकि बोर्ड परीक्षा के लिए ये सारे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और ये
आप टेस्ट में देखो कितने क्वेश्चन आप कर पाते हो। लिखा हुआ है जो पृथक्करण का नियम है, पृथक्करण का नियम प्रस्तुत किया। पृथक्करण का नियम इन चारों में से किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन ए है चार्ल्स डार्विन ने, ऑप्शन बी है ह्यूगो डे व्रिज ने, एंड ऑप्शन सी है जॉन ग्रेगर मेंडल ने, एंड ऑप्शन डी है हमारा रॉबर्ट हुक ने। तो आप लोग जल्दी से बताओ कि पृथक्करण का नियम इन चारों में से किसने प्रस्तुत किया है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड परीक्षा के लिए, और आप लोग जल्दी से बताओ। मैंने आपको पढ़ाया भी है अनुवांशिकता एवं जैव विकास में, ठीक है। तो यहां आप लोग अगर जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो मैं आपको बताऊंगा। तो इसका सही आंसर होगा ग्रेगर जॉन मेंडल। भूलना मत, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने 3 नियम प्रस्तुत किया था, एक है पृथक्करण का नियम, एक है प्रभाविता का नियम जो कि आपको पता भी होगा, ठीक है, प्रभाविता का नियम, एक है स्वतंत्र अभिमन का नियम, ठीक है। तीनों नियम को मैंने पढ़ाया भी है और बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट भी है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 तक हो चुका है। आप लोग, आई होप कि आप लोगों ने 9 क्वेश्चन में कम से कम 7 क्वेश्चन का तो आंसर सही दिया ही होगा, और अगर आप इससे कम भी दिए हो कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपको बता दिया। इन क्वेश्चंस को याद रखना, ठीक है। फिर आप लोग लास्ट में बताना आप लोगों ने कितने आंसर का सही आंसर दिया है, कितने क्वेश्चंस का। तो चलो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अब हम लोग देखेंगे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आप ध्यान से देखना, फिजिक्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया है और हो सकता है बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जाए। लिखा हुआ है कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। सबसे पहले उत्तल लेंस है तो आपका प्लस में होगा, ठीक है। और आपको बता दो सेंटीमीटर में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में दिया हो तो 50 यानी कि 100/50 कर लो, यानी कि 2, यानी कि आपके पास ऑप्शन ए है -2 डायोप्टर, ऑप्शन बी है प्लस 0.02 डायोप्टर, एंड ऑप्शन सी है +2 डायोप्टर, एंड ऑप्शन डी है -0.02 डायोप्टर। तो आई होप कि आपको पता होगा इसका आंसर, मैंने पहले ही हिंट दे दिया है। अगर आपको नहीं पता है तो आप जान लो, ठीक है। इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा 2 डायोप्टर, वो भी प्लस में। मैंने बताया कि उत्तल लेंस है, प्लस में होगा, और हम 100 से 50 में भाग देंगे और सेंटीमीटर में आंसर आएगा, ठीक है। तो ये हमारा होगा +2 डायोप्टर। समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? तो ये हमारा हो गया। अब यहां अगला देखेंगे कि मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताओ। इसको मैंने पढ़ाया है, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार वाला चैप्टर। ऑप्शन ए है हमारा कार्निया, बी है पुतली पर, सी है आइरिस पर, एंड डी है रेटिना पर। तो मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, कहां बनता है? इन 4 भाग हैं, जो आंख होता है हमारा, उनके ये 4 भाग हैं, और इन 4 में से किसी एक पर जैसे आप किसी वस्तु को देखते हो तो उसका स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। हमारे पास ऑप्शन 4 है, और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। मैंने ऑलरेडी पढ़ाया भी है, इसीलिए मैं आपसे ये टेस्ट ले रहा हूं। देखो, टेस्ट मैं इसलिए ले रहा हूं कि आप लोगों का टेस्ट हो जाएगा तो मुझे पता चलेगा आप लोग कितना पढ़ते हो, क्या करते हो, ठीक है, और आप लोगों का पढ़ने में मन लगता है या नहीं, सारी चीजें मुझे पता चल जाएगा। फिर उसके अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। तो हमारा मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो कहां बनता है? तो वो बनता है रेटिना पर। कहां बनता है? रेटिना पर, ठीक है। तो याद रखना, अब ये क्वेश्चन आप कभी मत भूलना क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहां देखो क्वेश्चन नंबर 12 लिखा हुआ 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं। 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या है या फिर जूल की संख्या होगी, 1 किलोवाट में पूछ रहा है। तो आपके पास ऑप्शन ए है 3.6 × 10⁻3, ऑप्शन बी है हमारा 3.6 × 10⁵, ऑप्शन सी है हमारा 3.6 × 10⁴, ऑप्शन डी है 3.6 × 10⁶। जल्दी से आप लोग बताओ, मैंने पढ़ाया है और बदलना भी सिखाया है 1 किलोवाट घंटा को जूल में, क्योंकि बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आई होप कि आपको पता होगा। नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बता दूंगा। 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा में जो जूल की संख्या होती है वो मैं आपको बता दूं। वो जूल की संख्या जो होगी वो होगा 3.6 × 10⁶। 3.6 × 10⁶ होगा जूल की संख्या, आप याद रखना, ठीक है। जैसे आपको एक हिंट दे दें, यहाँ 3.6 है तो ये 6 वाला जो है ना, यही घात आपका 10 के ऊपर घात जुड़ जाएगा, यानी कि 3.6 × 10⁶, ठीक है। तो ये हमारा हो चुका है क्वेश्चन नंबर 12, और आई होप कि आपको सारा क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। सारे क्वेश्चन आप नोट कर रहे होंगे और आप लोग देख रहे होंगे आप किसमें कितना है दम, कितने क्वेश्चन का आप आंसर सही दे पाते हो। आई होप कि आप लोग अपने आप को देख रहे होंगे। कॉपी में आप लिखो कि कौन सा हमारे गलत दिया आंसर, कौन सा सही दिया, फिर लास्ट में आप काउंट कर लेना। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है कि प्रतिरोध का मात्रक होता है। अब आप लोग जल्दी से कमेंट करो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टेस्ट का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए हमारा है ओम, बी है ओम प्रति मीटर, सी है ओम मीटर, एंड डी है हमारा ओम प्रति मीटर, या फिर सॉरी मीटर प्रति ओम।
तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, आई होप कि आपको पता होगा। प्रतिरोध का मात्रक जो होता है वो मैं आपको बता दूं, आई होप कि आप लोगों ने बता दिया होगा, वो होता है ओम। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है और जो ओम का नियम है वो प्रतिरोध से ही रिलेटेड है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 13। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्या देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 14, ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है बोर्ड परीक्षा के लिए। लिखा हुआ है एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है। एक गतिमान आवेशित कण है जो बिल्कुल गतिमान है, तो वो क्या उत्पन्न कर सकता है? ए हमारा ऑप्शन है केवल चुंबकीय क्षेत्र, बी है केवल विद्युत क्षेत्र, व चुंबकीय व विद्युत क्षेत्र दोनों, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से सोच कर बताओ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ। मैंने ऑलरेडी पढ़ाया भी है इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो देखो, अगर आपका कोई भी गतिमान आवेशित कण है, अगर उसे चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, और अगर आप विद्युत क्षेत्र में रखोगे तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। किसी से दुश्मनी नहीं है, तो आप लोग सीधा कह दो चुंबकीय व विद्युत क्षेत्र दोनों, ठीक है। समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं आप लोगों की कमेंट को पढ़ता भी हूं, रिप्लाई भी देता हूं, और फिर मैं उस पर वीडियो भी बनाता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले आप डरो मत, डर आपको भगाना है, ठीक है। और आप लोग जो भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में बताते चलो, फिर मैं आपको उसका वीडियो जरूर प्रोवाइड करूंगा। यहां हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, यानी कि 15 नंबर क्वेश्चन, और यही हमारा लास्ट क्वेश्चन है। लिखा हुआ है निम्नलिखित में जैव मात्रा ऊर्जा, यानी कि जैव मात्रा ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए है लकड़ी, बी है गोबर गैस, सी है नाभिकीय ऊर्जा, डी है कोयला। देखो, इसमें जो है लकड़ी है, ये मतलब देखो जैव मात्रा ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, तो इसमें जो नाभिकीय ऊर्जा, इट इज नॉट, ये नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा 15 आज का क्वेश्चन है। 15 देखो हमने साइंस का क्वेश्चन कर लिया, ठीक है। ये 15 क्वेश्चन, और इसमें से कम भाई 12 10 इतना तो क्वेश्चन सही होना ही चाहिए। आई होप कि आप लोगों ने ये सारे क्वेश्चंस पढ़ लिया, और आई होप कि आपको समझ में भी आ गया, और आप लोगों ने अच्छे से टेस्ट भी दिया होगा। कमेंट बॉक्स में बताना आप लोगों का कितना आंसर सही है, ठीक है। फिर हम आप लोगों के साथ अगले सब्जेक्ट का भी टेस्ट शेयर करेंगे। तो ये वीडियो पसंद आया हो, लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपने 12 यानी कि 15 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन का सही आंसर दिया। हम आपके कमेंट का रिप्लाई भी करेंगे और इंतजार भी कर रहे हैं। भाई, जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि हम आप लोगों के साथ और भी अच्छे अच्छे वीडियो शेयर कर सकें। चलो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।